लिखिएगा फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन जो है बेटा, प्लीज फ्रिक्शन जो है वो पढ़ लेते हैं अब हम लोग। प्लीज प्लीज ध्यान दीजिए। फ्रिक्शन है कि फ्रिक्शन होता है बेटा कि जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होता है तब फ्रिक्शन लगता है। इस फ्रिक्शन की वजह से ही हम लोग चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं होता तो हम चल नहीं पाते। गाड़ी चलाते हैं ये फ्रिक्शन की वजह से ही हो रहा है। बैठ जाओ बैठ जाओ, आज तुम्हें बैठना होगा, बैठ जाओ। देखिए बेटा फ्रिक्शन क्या होता है कि जब दो सरफेस कांटेक्ट में आता है, देखिए जैसे ये रफ सरफेस है बेटा, सुनिएगा, ये सरफेस रफ है, इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक को रखा और बेटा ब्लॉक का लोअर सरफेस, ब्लॉक का नीचे वाला सरफेस इस ग्राउंड के कांटेक्ट में है, ग्राउंड के सरफेस के कांटेक्ट में ब्लॉक का नीचे वाला सरफेस कांटेक्ट में है, और यहाँ पर बॉडी में चलने की टेंडेंसी हो, या तो चल रहा हो या चलने की टेंडेंसी हो, तो बोलते हैं कि व्हेन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, सुनेगा ध्यान से, व्हेन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, when two surfaces in contact having tendency to move or moving with respect to each other, moving with respect to each other, देन फ्रिक्शन एक्ट्स। तो बेटा यहाँ पर फ्रिक्शन एक्ट करेगा। बेटा प्लीज़ सुनिए, आराम से समझिए। तो देखिए बेटा, जब दो सरफेस कांटेक्ट में है और चलने की टेंडेंसी, केवल रखे रहने से फ्रिक्शन नहीं लग जाएगा कि आप रख दिए तो फ्रिक्शन लगेगा, नहीं, या तो चलना चाहे या चल रहा हो तो यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा, और एक के रिस्पेक्ट में दूसरा चल रहा हो तब फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बेटा बहुत साफ साफ लिखा हुआ, हैविंग टेंडेंसी टू मूव और मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर देन फ्रिक्शन एक्ट्स। फ्रिक्शन हमेशा जो दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस उसके पैरेलल लगता है। जैसे मान लीजिए आप इसको फोर्स से पुल करते हैं और बॉडी आगे की तरफ मान लो चल रहा है, तो ये जो ग्राउंड है और यहाँ पर ये जो ब्लॉक का सरफेस है, ये दोनों कांटेक्ट में हैं। यहाँ पर फ्रिक्शन हमेशा पैरेलल टू द सरफेस, यानी जो है कभी भी फ्रिक्शन परपेंडिकुलर नहीं लगता है, हमेशा पैरेलल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट, है ना, जो कांटेक्ट सरफेस है उनके पैरेलल लगेगा। अब यहाँ पर फ्रिक्शन लगता किधर है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोज करता है, जो कि गलत है। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, यानी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द, ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव मोशन, ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव मोशन, यानी बेटा हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ध्यान रखिए बेटा, यहाँ पर फ्रिक्शन ये चाहता है, फ्रिक्शन की एक कोशिश हमेशा रहती है कि इस सरफेस के ऊपर ये सरफेस मोशन न करे, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये कहीं भी जा रहा है तो वो चले नहीं। फ्रिक्शन चाहता है रुका रहे, चले नहीं बिल्कुल। ये हमेशा फ्रिक्शन चाहेगा कि दो सरफेस जो कांटेक्ट में वो रेस्ट में रहे, चलने की चेष्टा भी ना करें, कोशिश भी ना करें। कोशिश भी करेगा तो फ्रिक्शन लगेगा। तो यहाँ पर बेटा फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। हम लोग जो बोलते हैं कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोज करता है, कभी कभी वो मोशन का सपोर्ट करता है। हम जब चलते हैं तो फ्रिक्शन हमारे जूतों पर आगे की तरफ लग रहा है, तभी हम चल पा रहे हैं। फ्रिक्शन पीछे नहीं लग रहा। हम यहाँ वॉक कर रहे हैं ग्राउंड पर तो फ्रिक्शन हम पे आगे लग रहा है। तो यहाँ पर
अब ये जो है सही बात है कि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। जैसे इस केस में अगर मुझसे कहेगा फ्रिक्शन किधर लगेगा, ब्लॉक पर बताइए किधर लगेगा, ग्राउंड पर। तो देखिए अगर मुझे ब्लॉक पर बताना है तो मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखूंगा, ग्राउंड को लगेगा। आप जब इधर पुल करेंगे तो ग्राउंड को लगेगा। ब्लॉक का ये नीचे वाला सरफेस आगे जा रहा है या आगे जाना चाहता है तो ये ग्राउंड इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन पीछे लगाएगा, यानी इस पर फ्रिक्शन कौन लगा रहा है, ग्राउंड लगा रहा है। तो लगाने वाले के रिस्पेक्ट में ये किधर जा रहा है ये देखना पड़ता है कि ग्राउंड लगाएगा इस पर फ्रिक्शन, यानी ये वाला सरफेस लगाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक आगे जाना चाह रहा है या जा रहा है, इसको लग रहा है कि भाई मोशन इधर है, इसके रिस्पेक्ट में मोशन इधर है, तो मोशन का अपोज करेगा। देखिए रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। रिलेटिव मतलब इसके रिस्पेक्ट में आगे की तरफ है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अब इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, तो ब्लॉक के रिस्पेक्ट में अब ग्राउंड पर फ्रिक्शन देखना है तो ब्लॉक को लगेगा मैं नहीं चल रहा, रोड पीछे जा रहा है, ये ग्राउंड ये सरफेस पीछे जा रहा है, तो ये ब्लॉक इस पर ग्राउंड पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगाएगा। इसके रिस्पेक्ट में मतलब ब्लॉक के रिलेटिव में, ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ये ग्राउंड पीछे जा रहा है या जाने की चेष्टा कर रहा है, कोशिश में है, तो फ्रिक्शन आगे लगेगा। ये दोनों फ्रिक्शन जो लग रहा है ये ब्लॉक पर लग रहा है और ये ग्राउंड पे लग रहा है, दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, यानी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? अच्छा अगर आपको पता था कि ब्लॉक पर फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो आपको कॉमन सेंस लगा करके भी फ्रिक्शन बता सकते हैं। देखिए सर एक्शन इधर लग रहा है तो ग्राउंड पर रिएक्शन आगे ही लगेगा सर, अपोजिट होने के लिए। आ रही बात समझ में? तो ये देखिए फ्रिक्शन इस तरह से लगता है। अब जैसे देखिए मान लीजिए ये इंक्लाइंड प्लेन है और इंक्लाइंड प्लेन पर ये ब्लॉक ऐसे करके फिसल रहा है मान लीजिए, तो यहाँ पर देखिए इंक्लाइंड प्लेन को लगेगा कि ब्लॉक का लोअर सरफेस नीचे जा रहा है, तो इंक्लाइंड प्लेन का सरफेस इस पर फ्रिक्शन इधर की ओर लगाएगा और इसके मोशन का अपोज करेगा, रिलेटिव मोशन के। इंक्लाइंड प्लेन के सरफेस के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव मोशन आगे तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, वही इंक्लाइंड प्लेन पर फ्रिक्शन इधर की ओर लगेगा। ब्लॉक पर फ्रिक्शन ऊपर है जबकि इंक्लाइंड के सरफेस पर फ्रिक्शन नीचे है। यहाँ पर बेटा अगर इसी इंक्लाइंड प्लेन पर बॉडी को आपने ऊपर की तरफ पुश कर दिया, धक्का दे दिया, ऊपर की तरफ मोशन है, ऐसे धक्का दे दिया तो ऊपर की तरफ जा रहा है, रिटार्ड होता हुआ जाएगा, वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगी, लेकिन मोशन तो है ना ऊपर। तो इंक्लाइंड प्लेन को लगेगा ब्लॉक का नीचे वाला सरफेस ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन यहाँ पर नीचे की ओर लगेगा, ठीक है, यानी ब्लॉक पर फ्रिक्शन नीचे लगेगा क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन को लगेगा ब्लॉक का सरफेस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन जो है उस रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। साइकिल वाला अगर कभी प्रॉब्लम आता है कि ये रियर व्हील है और ये मान लीजिए फ्रंट व्हील है, अब रियर व्हील और फ्रंट व्हील में रियर व्हील जो होता है वो बेटा पैडल से जुड़ा होता है ना। जब यहाँ पैडल घुमाते हैं तो पीछे वाला पहिया घूमता है, जब हम पैडल ऐसे करके घुमाते हैं तो ये ऐसे घूमता है, तो रोड पर जो टायर का इतना पोर्शन रोड पर कांटेक्ट में है, जब आप ऐसे घुमाएंगे पैडल ऐसे घुमाएंगे तो ये टायर का पोर्शन इतना पीछे जाना चाहता है, तो रोड बोलेगा भाई ये पीछे जाना चाह रहा है, तो पीछे वाले पहिए पर फ्रिक्शन आगे लगेगा, जबकि आगे वाला पहिया, ध्यान दीजिएगा, आगे वाला पहिया तो फ्रीली जुड़ा होता है, पैडल से नहीं जुड़ा होता है। ये तो क्या होता है कि फ्रिक्शन का फोर्स यानी साइकिल को पुश करता आगे की तरफ, ये साइकिल को पुश करता है तो साइकिल आगे जाता है, तो टायर वाला ये पोर्शन जो है वो आगे जाना चाहता है, रोड के रिस्पेक्ट में आगे जाना चाहता है, तो रोड बोलता है भाई आगे जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन पीछे की ओर। तो इसीलिए बोलते हैं साइकिल के पीछे वाले पहिए पर फ्रिक्शन आगे और आगे वाले पहिए पर फ्रिक्शन पीछे। ध्यान रहे बेटा, अगर ये साइकिल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो यह फ्रिक्शन और यह फ्रिक्शन मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। अगर साइकिल की स्पीड बढ़ रही है तो पीछे वाले टायर पे लगने वाला फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा या फ्रिक्शन कम लगेगा, ताकि नेट फोर्स आगे आए और एक्सेलरेट कराए। अगर आप मान लीजिए साइकिल चला रहे, ब्रेक लगा दिए, तो ब्रेक लगाएंगे, अगर पीछे वाले पहिए का ब्रेक लगाएंगे तो पीछे वाला पहिया जो है घूमना बंद करेगा, तो ये रोड पे फिसलना शुरू करेगा, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो आगे थी वो पीछे हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन इतना डीप स्टडी नहीं करना होता है, हमें तो सिंपल एक थ्योरेटिकल सवाल मिलता है
कि भैया साइकिल चलाते हैं, नॉर्मली जब साइकिल चला रहे हैं तो हम मान के चलेंगे कि एक्सेलेरेट हो रहा है, रिटार्ड कहेगा तो बोलेगा, लेकिन आज तक बोला नहीं है। तो आपको बोलना है रियर व्हील पर, पीछे वाले पहिए पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन आगे की ओर, और आगे वाले पहिए पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन पीछे की ओर। जब हम चलते बेटा वॉक करते हैं, जब हम चलते हैं तो हम बोलते हैं हम पे फ्रिक्शन किधर लगा, तो हमारी मोशन आगे है तो फ्रिक्शन पीछे नहीं लगेगा बल्कि फ्रिक्शन आगे लगेगा, क्योंकि जब हम चलते हैं तो पैरों से या जूतों से ग्राउंड को पीछे की ओर दबाते हैं। ये देखिए पैर ऐसे करके ये हमने बनाया। अब क्या होता है, पैरों से ग्राउंड को, यानी जब हम चलते हैं तो जूते को पीछे की तरफ धकेलते हैं ना, ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलते हैं। यानी देखिए जूता जो कांटेक्ट में है वो पीछे फिसलना चाहता है, ग्राउंड को लगेगा अरे ये कांटेक्ट वाला पोर्शन है, ये पीछे जाना चाहता है तो फ्रिक्शन आगे की ओर लगेगा। इसीलिए जब आप वॉक करते हैं तो शूज़ पर फ्रिक्शन आगे की ओर लगता है, यही सपोर्ट करता है हमें चलने में। बोलो क्लियर हुआ? पहुँचो। आराम से, सब व्यर्थ है। आराम से, बाय। हो गया। मिटा दूं? पैडल घुमाती हो, पैडल घूमेगा तो आगे वाला पहिया घूमेगा। हाँ बोल रही है, पैडल घुमाने आगे वाला पहिया घूमता है कि पीछे वाला? अरे तो अच्छा, ये बात भी ठीक बोली सिरजन, दोनों ही घूमते हैं। तो पैडल से कौन कनेक्ट होता है? अच्छा एक काम करो, साइकिल फुल स्टैंड पे लगा देते हैं। फुल स्टैंड समझती हो सिरजन? फुल स्टैंड नहीं समझती हो बेटा? आप साइकिल नहीं चलाई हो? अच्छा वो लड़कियों वाले साइकिल में आता ही नहीं फुल स्टैंड। अच्छा ये अच्छा हाँ अच्छा, वो तो साइड वाला होता है ना, साइड से वो बेचारा कभी भी धरती नहीं छोड़ता है। हाँ हम लोग के लड़कों वाला साइकिल में आता है, फुल स्टैंड आता है, तो शानदार हम लोग पीछे वाला कैरियर उठाते हैं
और ऐसे करके फुल स्टैंड लगाते हैं, पीछे वाला पहिया ज़मीन से उठ जाता है। अरे वो गंदी लगती है ना, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, मज़ा तो उसी में आता है। खैर अच्छा, खैर देखिए, फुल स्टैंड साइकिल को जब फुल स्टैंड, डबल स्टैंड जिसको बोलते हैं हम लोग, तो फुल स्टैंड साइकिल पे लगाएंगे तो पीछे वाला पहिया ऊपर ज़मीन पर से ऊपर आ गया, ठीक है। और अब पैडल घुमाओ, बोलो कौन सा पहिया घूमेगा? तो पैडल से कौन पहिया कनेक्ट होता है? पीछे वाला। जब पैडल मारते हैं तो पीछे वाला पहिया रोटेट करना चाहता है, तो रोटेट करता है, तो बेसिकली ये जो पहिया है वो रोड के ऊपर पीछे जाना चाहता है। देखो कॉन्टैक्ट पोर्शन ये है ना, ऐसे रोटेट करने के लिए पीछे जाता हुआ फील होगा ना, तो ये यहाँ पर जो ग्राउंड को लगेगा पीछे जा रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे। और ये फोर्स साइकिल को आगे धकेलेगा, फ्रिक्शन का फोर्स तो फोर्स है, वो धकेलेगा आगे। जब आगे धकेलेगा तो साइकिल आगे जाना चाहेगा। अब ये बिल्कुल फ्री होता है, ये पैडल वैडल से नहीं जुड़ा होता है। अगर यहाँ पर बिल्कुल आइस का सरफेस है स्मूथ, तो ये बिल्कुल बिना घूमे, ये वाला पहिया आगे बिना घूमे आगे चला जाएगा। तो ये रोड के ऊपर ये वाला टायर का पोर्शन आगे जाना चाहता है, तो इस पर फ्रिक्शन पीछे लगता है। हम लोग रोटेशन में पढ़ेंगे कि इसी फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क लगता है इस पर, और ये वाला पहिया भी घूमने लगता है, रोटेट करने लगता है, टर्निंग इफेक्ट मिलता है। तो थोड़ा सा समझ में आया? अब सुनना बेटा, केवल ये सुन लीजिए कि फ्रिक्शन का कारण क्या है, क्यों फ्रिक्शन लगता है। तो फ्रिक्शन का कारण ये है बेटा, जैसे दो बातें कही गई यहाँ पर, एक है ओल्ड कंसेप्ट, एक है मॉडर्न कंसेप्ट। ओल्ड कंसेप्ट में बोला गया कि जो आप सरफेस देखते हैं कि ऐसे ये ब्लॉक है और ये सरफेस पे रखा है, ग्राउंड पे रखा है, तो एक्चुअली ये देखते हैं तो फ्लैट लग रहा है, लेकिन ठीक से माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें बहुत सारे एपेक्स एंड नीचे जैसे गड्ढे हैं, बहुत सारे, है ना, छोटे बड़े बहुत सारे गड्ढे हैं। इसके ऊपर जब आप ब्लॉक रखते हैं तो इन गड्ढों में ये इंटरलॉक हो जाता है। क्या होता है? इंटरलॉक हो जाता है ना, वजन की वजह से या फिर कोई दबा रहा है ऐसे, तो इंटरलॉक हो जाते हैं, है ना। तो और यहाँ पर जो है जब आप पुल करते हैं तो ये आपस में टकराते हैं, विच इज़ ड्यू टू विच कॉजेज द फ्रिक्शन। ये टकराते हैं, चलने से रोकते हैं, इसी वजह से हम बोलते हैं फ्रिक्शन है। क्योंकि देखिए सबसे पहली बात है कि दो बॉडी कांटेक्ट में है तो फ्रिक्शन लग जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। दो बॉडी कांटेक्ट में चलना चाहता है तो फ्रिक्शन लग जाए, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। फ्रिक्शन जैसे देखिए, ये देख रहे हैं डस्टर है और ये यहाँ देखिए बोर्ड के कांटेक्ट में है, बिल्कुल छू रहा है। अब मैं ऐसे चलाऊंगा तो फ्रिक्शन ना के बराबर लगेगा, लेकिन जब मैं ऐसे पुश करता हूँ तो फ्रिक्शन काउंट होने लगता है, तब फ्रिक्शन अपना असर दिखाने लगता है। तो जब मैं पुश करता हूँ तो ओल्ड कंसेप्ट बोलता है जब आप पुश करते हो तो ये इनके गड्ढे आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, और जब ये किसी फोर्स की वजह से चलना चाहते हैं तो ये एक दूसरे की गति को रोकते हैं। तो दिस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। बात समझ में आ रही है? तो ये था ओल्ड कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट बोलता कि यहाँ पर थोड़ी सी सुधार करते हैं। सुधार ये करा गया मॉडर्न कंसेप्ट में, बोला बात तो सही है, फोर्स लगाने से इंटरलॉक होता है, तो बेसिकली यहाँ पर बोला ये गया कि फ्रिक्शन एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। यहाँ पर ये बोला गया कि थोड़ी सी सुधार करते हैं। सुधार ये किया गया बेटा, बिल्कुल आराम से सुनिएगा। क्या सुधार किया गया ये सुनिए। मॉडर्न कंसेप्ट, ओल्ड कंसेप्ट तो समझ में आ गया, मॉडर्न कंसेप्ट में सुधार ये किया गया, बोला ये गया कि देखो पहले तो फ्रिक्शन क्या है ये समझो। तो फ्रिक्शन बोलते हैं कि अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बोला कि ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? बोला देखो दो एटम जब करीब आ जाए, एक दूसरे के रेंज में आ जाए, तो वो दोनों एक दूसरे पर या तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाने लगते हैं। तो लोगों ने पूछा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और भी है क्या कोई? तो बोला हाँ, नॉर्मल रिएक्शन है। आप जिस बेंच पे बैठे हैं, मैं जिस फ्लोर पे खड़ा हूँ, तो ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। अगर ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगता तो हम यहाँ पे रुक भी नहीं पाते हैं। और नॉर्मल रिएक्शन क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कैसे है? जैसे आप एक ब्लॉक को रखते हैं सरफेस के ऊपर, तो सोचिए इसका एटम और इसका एटम बहुत करीब आ जाता है, बहुत करीब आता है, काफ़ी क्लोज हो जाता है। और बोला गया कि जब दो एटम के बीच की डिस्टेंस मान लो इस प्रकार है कि फोर्स नहीं लग रहा है, अब दो एटम का डिस्टेंस और करीब हो जाता है, तो जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होता है उसी तरह ये जो है पास आ गया, तो एक रेंज आ गया, पास आ गया, काफ़ी पास आ जाते हैं, एक लिमिट से ज़्यादा
क्लोज हो जाते हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स होता है रिपल्सिव नेचर का होता है। बेसिकली क्या होता है बेटा, मैं आपको समझाऊं, जैसे दो एटम है तो इसमें न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भी न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्लस और प्लस एक दूसरे को रिपेल करता है और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, लेकिन इसका नेगेटिव चार्ज इसके न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेगा। तो दो एटम के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों टाइप का लगता है। एक ऐसी दूरी जहां पर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बैलेंस कर लेते हैं आपस में कि इधर भी 10 इधर भी 10, खत्म हो गया, तो ये एटम और ये एटम कोई फोर्स ही नहीं लगा पा रहे एक दूसरे पे, तो हम बोलते हैं भाई ठीक है। लेकिन जब एक लिमिट से ज़्यादा अंदर आ जाते हैं, पास आ जाते हैं, तो रिपल्सिव फोर्स क्या होता है, डोमिनेंट हो जाता है। यानी रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट हो जाता है तो एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, और एक लिमिट से ज़्यादा दूर चले जाते हैं तो ये अट्रैक्ट करने लगते हैं एक दूसरे को। इसी फोर्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसका नाम दिया गया कि एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो यहाँ पर ये क्या आ गया कि जब आप ब्लॉक को ऐसे रखते हैं तो वजन की वजह से दो एटम के बीच का डिस्टेंस एक नॉर्मल से एक लिमिट से ज़्यादा पास आ जाता है, तो ये दोनों एटम एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और यही जो रिपल्शन फील होता है ये ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, क्योंकि ये दो एटम के इंटरैक्शन की वजह से ये फोर्स लगता है। तो जहाँ कहीं भी दो एटम के इंटरैक्शन की वजह से फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फ्रिक्शन भी बोला गया कि दरअसल फ्रिक्शन भी वही है। बोला कैसे, देखिए फ्रिक्शन कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये बोला गया, देखिए ध्यान से। अब क्या हुआ बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेट अस सपोज हम ऐसा करते हैं, ये एक ब्लॉक मानते हैं और ब्लॉक का ये वाला जो पोर्शन है वैसे मान लेते हैं। अब ये ग्राउंड है, इसमें ये ऐसे डिच है। अब जब आप खींचेंगे तो ओल्ड कंसेप्ट बोलता है यार ये इससे टकराएगा इसलिए बॉडी चल नहीं पाता है, अपोज फील होता है। अब मॉडर्न कंसेप्ट बोलता है देखो इसमें एटम है, यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, ठीक है भाई। जब तुम इधर की तरफ पुल करते हो तो इन दो एटम के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, इन दो के बीच का डिस्टेंस कम होगा, और इधर की तरफ जाना चाहेगा तो इधर वाले दो एटम के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब कम होता है, जब लिमिट से ज़्यादा कम हो जाता है तो रिपेल करते हैं, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा। फिर देखो इधर एटम डिस्टेंस बढ़ गया तो डिस्टेंस बढ़ने से जैसे स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया तो खींचता है अपनी तरफ, तो ये एटम इसको इधर खींचेगा। तो कुल मिलाकर के इस पर जो ओवरऑल फोर्स पीछे लग रहा है, दिस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। बात समझ में आया। तो एक जनरल नॉलेज आपको एक बस ऐसे ही ध्यान में रखना है कि फ्रिक्शन एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। कहीं पर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया कि फ्रिक्शन क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहीं ऑप्शन में दिखाई दे तो वो हम ऑप्शन लगाएंगे। तो फ्रिक्शन और टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बोलो क्लियर हो गया बेटा, है ना। लेकिन ये सब नहीं पूछता है कि ओल्ड कंसेप्ट क्या है, मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, इतना डिटेल में नहीं जाते। लेकिन चूंकि आप पूछते, आपके दिमाग में ये प्रश्न आता और आप फिर मेरी खोपड़ी खराब करते, इसलिए मैंने कहा बता देना ही अच्छा है, इसलिए मैंने बता दिया। बस आपको ये पॉइंट समझना है कि फ्रिक्शन एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो स्टार मार के केवल ये लाइन लिखिएगा, फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, बढ़िया, शानदार, बढ़िया, शानदार। देखो बेटा, देखो बेटा, मिटा दे, हाँ फिर सुनो, देखो बेटा, तो फ्रिक्शन इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ऐसा बोलने में कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बोलेगा तो सब ठीक है ना, घबराहट तो नहीं होगी ना। अब देखो बेटा, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, और वो भी बड़े ईमानदारी से, वो भी बड़े, हाँ, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के प्रकार, फ्रिक्शन के टाइप। तो देखिए तीन तरह का फ्रिक्शन हम लोग जनरली बातें करेंगे, तीन तरह की फ्रिक्शन की बातें करेंगे। एक है बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, दूसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन।
मैं बोलना चाहता हूं और मुझे बोलने दिया जाए। पहले मैं बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, आप लिखने का कार्यक्रम शुरू मत कर देना। देखिए दरअसल बेटा फ्रिक्शन 3 तरह का है और तीनों टाइप आपको बेहतर तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, वरना बेसिक नॉलेज अगर फ्रिक्शन का खराब रहेगा तो आपका रायता बहुत ज़बरदस्त वाला फैलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है इसको समझ लीजिए, सुन लीजिए। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन, सबसे पहली बात तो बेटा स्टैटिक नाम से क्लियर होता है कि स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, रेस्ट में। यानी यहाँ पर बेटा जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, व्हेन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, ये रेस्ट में है बेटा, बॉडी चल नहीं रहा है लेकिन किसी ने फोर्स लगा करके केवल चलना चाहता है, यानी यहाँ पर हल्का सा फोर्स लगाया जिसकी वजह से टेंडेंसी टू मूव, यानी ये चलना तो चाहता है लेकिन चल नहीं पा रहा है, यानी रेस्ट में है, टेंडेंसी टू मूव है। ठीक है, तो देखिए बेटा जब दो सरफेस, देखिए कौन सा सरफेस कांटेक्ट में यहाँ पर, तो ब्लॉक का नीचे वाला सरफेस और ये ग्राउंड, ये कांटेक्ट में है, यहाँ कांटेक्ट में है और एक के रिस्पेक्ट में दूसरा चल नहीं रहा है, चलना चाहता है, फोर्स लगा के खींच रहे हैं लेकिन चल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं देखिए जब दो सरफेस कांटेक्ट में है और चल नहीं रहा है, केवल चलना चाहता है, रेस्ट में है, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगता है उस फ्रिक्शन को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर ग्राउंड बोलेगा कि यार ये ब्लॉक का जो लोअर सरफेस है वो आगे जाना चाहता है, तो फ्रिक्शन चाहेगा या चलेगा, फ्रिक्शन लग जाएगा, केवल चलना भी चाहेगा तब भी फ्रिक्शन लगेगा। ग्राउंड बोलेगा ये वाला आगे जाना चाहता है, मेरे रिस्पेक्ट में आगे जाना चाहता है, तो ब्लॉक पर फ्रिक्शन तुरंत लगेगा पीछे की ओर, एंड दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। ग्राउंड पर कहेगा तो एक्शन रिएक्शन पेयर के अकॉर्डिंगली ग्राउंड पर फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ। यहाँ ध्यान रहे बेटा कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वैल्यू क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है कि 5 न्यूटन है तो 5 ही रहेगा, नहीं, इसकी जो वैल्यू होती है वो एडजस्टेबल होती है, वेरिएबल होती है, एडजस्टेबल होती है। दरअसल स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होती है। जैसे मान लीजिए आपने 2 न्यूटन लगाया और बॉडी नहीं चला, तो न्यूटन के अकॉर्डिंगली आप ये सोचिए कि ये इक्विलिब्रियम में हो गया ना, बॉडी नहीं चला, 2 न्यूटन लगा और बॉडी चल ही नहीं रहा, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में। कॉमन सेंस कहता है कि यार 2 न्यूटन इधर है तो इसका मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन लग रहा है। अब आपने 3 न्यूटन लगाया और फिर भी बॉडी नहीं चल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, एक्सेलेरेशन नहीं है सर, रुका है तो रुका ही है, फिर से इक्विलिब्रियम में है, तो यानी 3 न्यूटन लगा रहे हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो गया, 3 न्यूटन हो गया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन। अच्छा कॉमन सेंस दिमाग में एक बैक ऑफ द माइंड ये भी चलना चाहिए, हम फोर्स पुल कर रहे हैं तो दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस और घट गया होगा, जो गड्ढे में फंसा हुआ ना इसका गड्ढा, तो ऐसे करके और इसका और पास होगा तो और फोर्स बहुत बड़ा लग रहा होगा, है ना। हाँ ठीक है भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन। तो यहाँ पर बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन है, इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड नहीं है। अब क्या होती है बेटा, पहले ध्यान से सुनिएगा, तो इट इज अ सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन, इट इज अ सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन, सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन, बहुत आराम से सुनिएगा, इट इज अ सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन। इसकी जो वैल्यू होती है बेटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है, नहीं होगी क्या, तुम 10 लगाओगे और बॉडी नहीं चलाते, इसका मतलब 10 न्यूटन की इक्वल है। इसीलिए हम बोलते हैं बेटा कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होती है ना। आपने फोर्स अप्लाई किया और बॉडी चल ही नहीं रहा है, तो जितना फोर्स आगे उतना फोर्स पीछे, नहीं आया समझ में, पहुंचो। शांति 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 शांति। बहुत आराम से, बहुत
बोलो कौन बोल रहा है? बोल दिलीप बोल। क्या बोला? जब मैंने पहले बताया था कि ना, हाँ मतलब इनर्शिया की वजह से वो जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहना चाहती है। इसमें चल नहीं पा रही है, फोर्स तो खींच रहा है, चल नहीं पा रही है। अभी हम बताएंगे, अब जो इनर्शिया लेके आए ना इसके बीच में वो हम बताएंगे। अभी काइनेटिक पढ़ा दूंगा तब बताऊंगा कि वाई स्टैटिक इज मोर देन काइनेटिक, तो उसके पीछे इनर्शिया का कहानी है। हो गया बेटा? कुछ लोगों को खाने पीने के बाद नींद आ रही होगी एकदम। ऑलमोस्ट सभी लोगों ने भोजन तो कर ही लिया होगा। नहीं किया? क्यों नहीं किया? मेस में कर लेना चाहिए था ना, तुम लोग के लिए तो मेस। मिटा दें, मनोज ने खा लिया? बेटा आराम से, देखिए ध्यान से देखिए बेटा, सुनेगा ध्यान से। जैसे दिलीप भैया ने यहाँ पर जो सवाल पूछा तो उन्होंने ये कहा कि सर इनर्शिया क्या था, तो इनर्शिया ये था कि बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता है, बॉडी जो है रुका है तो रुका रहना चाहता है। तो अगर यहाँ पे स्मूथ होता, अगर यहाँ पे सरफेस स्मूथ होता तो हम फोर्स लगाते, तो फोर्स लगाने से जो एक्सेलरेशन होता वो उस एक्सेलरेशन की वजह से बॉडी चलना शुरू करता, जीरो से स्पीड बढ़ती जाती, यही होता ना। तो यहाँ पर क्या होता है, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास। हैवी मास है इनर्शिया ज़्यादा होगा, और लाइटर मास है तो इनर्शिया कम है। सोच के देखो बेटा, अगर मैं बोलता है स्मूथ सरफेस है तो एक्सेलरेशन क्या होता, फोर्स अपॉन मास होता। अगर मैं बोलता हैवी मास है तो मास क्या होता है, ज़्यादा, तो एक्सेलरेशन क्या होता, यानी स्पीड क्या होता, धीरे धीरे बढ़ता। यानी हम बोलते इनर्शिया ज़्यादा है, चलना नहीं चाह रहा है, आलसी है, कम बगत, रुका है तो रुका ही रहना चाहता है। देखो ना, फोर्स लगाया, कितना धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा है। हम बोलते हैं एक फील करो, जस्ट इमेजिन कि इनर्शिया अंदर बहुत स्ट्रांग है, ताकतवर है, वह फोर्स के अपोजिट लड़ रहा है, जीतेगा तो फोर्स ही, लेकिन लड़ रहा है और अच्छा खासा विरोध कर रहा है, और इसीलिए स्पीड बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये इनर्शिया है। बोलो क्लियर? अब वही लाइटर बॉडी होता तो मास क्या होता, कम, इनर्शिया क्या होता है, कम। अब मास कम तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा। खींचोगे उतने ही फोर्स से खींचोगे, स्पीड तेजी से बढ़ने लगेगा। ऐसा लगता है इसके अंदर का इनर्शिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, दुबला पतला है, लड़ तो रहा है, ज़्यादा विरोध नहीं कर पा रहा है, फोर्स जो चाह रहा है वही हो रहा है, ये विरोध ही नहीं ज़्यादा कर पा रहा है, इसे स्पीड तेजी से बढ़ रहा है। केवल एक फील कर रही है, बात समझ में आ रहा है? तो इनर्शिया अपोज करता है स्टेट ऑफ मोशन में चेंज का। बोलो क्लियर यहां तक? अब यहां पर मैं आपको जस्ट काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। मैं आपको अभी समझाऊंगा, डोंट वरी, जिसमें थोड़ा सा इनर्शिया की बात फिर करूंगा, ठीक है? तो उन्होंने इनर्शिया, उनके दिमाग में आया कि सर इनर्शिया, तो सर यहाँ पर जो फोर्स लगा रही चल नहीं पा रहा है, तो यहाँ इनर्शिया का रोल नहीं है। इनर्शिया तो रोल तब प्ले करेगा जब वो चलना शुरू करेगा, तब इनर्शिया बोलेगा अबे कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो तुम लोग, अब इतनी देर से कर क्या रहे थे, फ्रिक्शन तू क्या कर रहा था। फ्रिक्शन जब तक रोके हुए तब तक इनर्शिया कुछ नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन जब तक रोके तब तक इनर्शिया कुछ नहीं कर रहा है। इनर्शिया तब काम करता है जब मोशन में चेंज होता, अवस्था परिवर्तन होता है, रेस्ट है और चलने लगे, तब इनर्शिया का इफेक्ट आपको दिखेगा। मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा है तो एक्सेलरेट धीरे धीरे करेगा। बोलो ये समझ में आ रहा, थोड़ा सा फील हो रहा ना? अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पर जैसे मान लीजिए इंक्लाइंड प्लेन है, और अगर मैं आपसे कहूँ ये इंक्लाइनेशन थीटा है और मैंने ये ब्लॉक ऐसे रखा,
अब बेटा ये ब्लॉक मैंने ऐसे रखा और छोड़ा तो देखा कि रुका हुआ है, ब्लॉक नीचे नहीं फिसल रहा है। तो आप बोलेंगे सर रफ सरफेस की वजह से फ्रिक्शन लग रहा होगा। भाई फ्रिक्शन तो तब लगेगा जब रफनेस होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा। बताइए बेटा ब्लॉक पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? क्योंकि रखेंगे, रखने पर mg sin थीटा नीचे पुल करेगा, नीचे आना चाहेगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर। अब ये ब्लॉक पर स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, स्टैटिक लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर मुझसे कहेगा कि बताइए फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बताइए, तो हम बोलेंगे भाई स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सेल्फ एडजस्टेबल होती है, इसकी वैल्यू अप्लाइड फोर्स की इक्वल होती है। फोर्स कितना लग रहा है, mg sin थीटा, और चल नहीं रहा है, तो कॉमन सेंस कहता है कि इक्विलिब्रियम में जितना फोर्स इधर उतना फोर्स इधर, यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, mg sin थीटा। बोलो समझ में आ रही है बेटा, आ रही है बात समझ में? फिर सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, ये तो है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब दूसरा है बहुत आराम से लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखिए सुनिए ध्यान से, लिमिटिंग फ्रिक्शन, बहुत आराम से सुनना बेटा। लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए, बहुत आराम से सुनना, बिल्कुल आराम से सुनना। पहली बात तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कुछ और नहीं बल्कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कभी ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप बॉडी को पुल कर रहे हो और बॉडी कभी ना चले, ऐसा तो नहीं होगा। आप फोर्स लगाएंगे, अभी आपने 1 न्यूटन लगाया, बॉडी नहीं चला, तो आप बोलेंगे सर ठीक है स्टैटिक 1 न्यूटन लगा। अब आपने 2 न्यूटन लगाया, बॉडी फिर नहीं चला, तो ये 2 न्यूटन लगेगा, यानी स्टैटिक अपने आप सेल्फ एडजस्ट हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये है कि कभी नहीं चलेगा, क्या चलेगा? एक लिमिट तक स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ सकता है। लिमिटिंग जो स्टैटिक फ्रिक्शन है एक लिमिट तक बढ़ता है ना। 1, जैसे अभी फोर्स नहीं लगा रहे हो तो 0, 1 न्यूटन लगाया 1, 2 लगाया 2। अब एक हर 2 सरफेस के बीच में बेटा, हर 2 सरफेस के बीच में एक लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, यानी स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू होती है। हर 2 सरफेस के बीच में एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, यानी स्टैटिक की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, वहीं तक वेरी करेगा। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 10 न्यूटन, अब आप 10 न्यूटन लगा दोगे तो एकदम बॉडी एकदम चलने को तैयार, जिसको बोलते हैं जस्ट टेंडेंसी, जस्ट वर्ड लग गया। पहले था टेंडेंसी टू मूव, अब लग गया टेंडेंसी के आगे जस्ट टेंडेंसी। अब चलने को तैयार है बिल्कुल। अब समझो धरती कांपने लगी, हिलने लगा, बिल्कुल सब थरथराने लगे, कपने लगे कि अब तो नहीं रुक पाएगा, बहुत बड़ा फोर्स लग गया और स्टैटिक भी बहुत बड़ा लग गया है, बहुत गजब का खींचतान मचा हुआ है। और जरा सा 10 से 10.00001 भी हुआ, चल पड़ेगा। नहीं आया समझ में? तो जब स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग लगेगा, तो लिमिटिंग लगेगा कब? जब बिल्कुल चलने की कंडीशन में आ जाएगा। ऐसे करने का मतलब क्या फील करा रहा हूं मैं, मतलब रेडी टू लॉन्च, रेडी टू, ये जकड़ जो बेड़ियां जकड़ के जो रखी गई है वो बेड़ियां टूट रही है, हिल रहा है ये कि अब छोड़ो, और जरा सा फोर्स बढ़ा है बस चल पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं बेटा बहुत आराम से। लिमिटिंग फ्रिक्शन कब लगेगा जल्दी बताइए? जस्ट रेडी टू मूव, जस्ट रेडी टू, एक मिनट सुन लो। अप्लाइड फोर्स तो हम कुछ भी लगा सकते थे, हम तो 1 से 2 से बढ़ाते बढ़ाते देख रहे हैं कि होता क्या है भाई। तो देखा कि 10 न्यूटन पे, अब एकदम तैयार बैठ गया चलने को, क्या भाई इसका मतलब फ्रिक्शन अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है, अब इसके आगे इसका दम खत्म, दम निकल रहा है इसका, अब जरा सा बढ़ाएंगे बस चल पड़ेगा। बोलो क्लियर? तो इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? तो हम बोलते हैं इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बड़े हाँ सुन लो। अच्छा ये लगेगा कब बेटा जल्दी बताओ? जब बॉडी बिल्कुल चलने को होगा। इट एक्ट्स व्हेन बॉडी जस्ट टेंड्स टू
मूव। अच्छा, चल देगा तो नहीं लगेगा, चल देगा तो नहीं लगेगा, वो क्षणिक मात्र के लिए केवल उसी समय लगेगा जब चलने को होगा। अब तुमने बदतमीजी करा, फोर्स और बढ़ा दिया तो वो चल देगा तो जाओ भाई जाओ, अब नहीं लग रहा है। अब फ्रिक्शन तुरंत एकदम रिड्यूस होकर के बिल्कुल छोटी वैल्यू पे आ जाएगा। जब तक नहीं चला था तब तक सारे तमाशे हो रहे थे, चल दिया तो सब खत्म, फिर कम हो जाएगा, काफी छोटा फ्रिक्शन हो जाता है। तो दैट्स व्हेन बॉडी जस्ट टेंड्स टू मूव। अरे बोलो, समझ में आ रहा है? आ रहा है भाई, आ रहा है? ठीक, तो ये तब लगेगा जब टेंड्स टू मूव होगा। अच्छा, इधर से आ जाओ बेटा, इधर से आ जाओ, इधर चले जाओ। फाइव ईयर प्लानिंग है, 5 वर्षीय योजना। 2021 नहीं, हम 2025 क्रैक करेंगे। आओ बैठो, ठीक है बेटा? अच्छा सुनिए, इट एक्ट्स व्हेन बॉडी जस्ट टेंड्स टू मूव। इधर ध्यान से सुनिएगा। अच्छा बेटा, अब आपको एक बात तो इतना समझ में आ गया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कब लगता है और होता क्या है। क्या हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग के बराबर होती है और मिनिमम 0 होता है? यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड 0 से लेकर के लिमिटिंग तक कुछ भी हो सकता है। बोलो, समझ में आया? स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, मिनिमम कितना होगा? 0। बोलो क्लियर? ठीक है, आ जाओ थर्ड, काइनेटिक फ्रिक्शन। आओ देखें काइनेटिक फ्रिक्शन। लिखो पहले यहाँ तक, जल्दी जल्दी लिखो बेटा, लिखो जल्दी जल्दी लिखो। अभी काइनेटिक फ्रिक्शन लिखाया नहीं है, लिमिटिंग लिखा है। अच्छा जल्दी लिखो यार, बहुत टाइम लगा दी। सब लोग लिख लिया क्या? नो सर, मिक्स हो रहा है। आराम से आराम से, यही सोच रहे कहाँ फंस गए कमबख्त, संडे को भी पकड़ के पढ़ा रहे। बताइए, ऐसा कोई होता है क्या? हो गया? लॉकडाउन बढ़िया था, लॉकडाउन बहुत शानदार गुजरा नहीं? वो भी क्या दिन थे अपना। अच्छा, मैं भी लॉकडाउन में खूब मज़े किया, खूब बढ़िया ताश खेलता था। सुबह सुबह उठा, स्नान ध्यान करके, नाश्ता पानी करके, घर वाले ड्रेस में आ गया और उसके बाद ताश खेलना शुरू। भैया 4-5 लोग थे, सब आओ चलो ताश खेलते हैं। दिन भर ताश खेलते थे और इतना सारा सिक्का लेके बैठ जाते थे। 10-10 रुपये मेरे पहले तो सब लोग जुगाड़ करके रख लेते थे। हाँ भाई, जो जीतेगा 1-1 रुपये की दाव लगती थी, बड़ा मज़ा आता था। कब 4 बज जाते थे पता भी नहीं पड़ता था। और अब बताओ, यहाँ तो सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी तमाम हो जाती है, पता ही नहीं पड़ा हमने जिया या क्या करा। खैर, मिटा बेटा। देखिए, देखिए बेटा, इधर ध्यान से सुनिए बेटा प्लीज़। काइनेटिक फ्रिक्शन, प्लीज़ ध्यान दीजिए। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? देखिए, काइनेटिक फ्रिक्शन में ऑब्वियस सी बात है, जो दो सरफेस कांटेक्ट में वो मोशन में होंगे। यहाँ पर बेटा देखिएगा, ये जो है सरफेस है, इस पर ये ब्लॉक है और ये अब की बार मोशन में होगा, यानी देयर इज सम रिलेटिव मोशन। एक सरफेस को लगेगा दूसरा चल रहा है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि सर यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा। और यहाँ कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी व्हेन surfaces in contact having relative motion, when surfaces in contact
हैविंग रिलेटिव मोशन, यानी हम मूव कर रहे हैं, हैविंग रिलेटिव मोशन। रुक जाओ, ध्यान दीजिए बेटा, यहां पर बेटा ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन इज अ कांस्टेंट फ्रिक्शन। ये स्टैटिक की तरह सेल्फ एडजस्टेबल नहीं होता है। अगर स्पीड बढ़ जाए या घट जाए, काइनेटिक फ्रिक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये काइनेटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट फ्रिक्शन होता है। सो इट इज अ कांस्टेंट फ्रिक्शन, इट इज अ कांस्टेंट फ्रिक्शन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह एक कांस्टेंट फ्रिक्शन होता है, यह वेरिएबल नहीं होता है और स्पीड पर तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि स्पीड बढ़ रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन बढ़ जाए ना, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, फिर सुनिएगा बेटा बहुत ध्यान से, रुक जाइए। जब बॉडी रुका हुआ है, फोर्स पुल करते हैं, स्टैटिक उसको रोकने की कोशिश करता है, स्टैटिक सेल्फ एडजस्टेबल होता है। आप फोर्स ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं, निरंतर बढ़ा रहे हैं, तो एक लिमिट आती है जहां पर ये स्टैटिक अपने लिमिट पर पहुंच जाता है, एकदम बहुत अच्छा खासा लगता है। जब आप फिर उसके आगे और फोर्स बढ़ाते हैं, बॉडी चल पड़ता है। जैसे चल गया तो काइनेटिक लगेगा। काइनेटिक छोटा फ्रिक्शन होता है, यानी लिमिटिंग बड़ा है, और जैसी बॉडी चल पड़ा तो ऐसा लगता है कि जंजीर टूट गई, अब बॉडी फ्री हो गया चलने को, और बहुत कम अपोज हो रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे कम लगता है। यहाँ पर बेटा कभी अगर ऐसा थ्योरेटिकल सवाल आता है कि वाई काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन, तो हम इसका रीजन बोलते हैं कि इट इज़ ड्यू टू द इनर्सिया। उसमें एक इनर्सिया का रीज़न अब आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। क्या यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से, जब बॉडी मोशन में है, तो ये अपने मोशन को बना के रखना चाहता है। बॉडी अपने मोशन में है तो बॉडी अपने मोशन को, इनर्सिया क्या करता है, मोशन में ही रहना चाहता है। तो क्या होता है वहाँ पर कि फ्रिक्शन क्या करना चाहता है, फ्रिक्शन चाहता है कि जो दो सरफेस कांटेक्ट में ऑलवेज रुके रहें, रेस्ट में रहें, चले नहीं, एकदम रुके रहें। तो क्या होता है, जब बॉडी मोशन में होता है तो इनर्शिया की वजह से वो मोशन करता रहता है। अब मास हल्का हो या ज़्यादा हो, हल्का है तो फ्रिक्शन लगेगा, रोकने की कोशिश करे, लेकिन इनर्शिया कम है तो कम दूर चल के रुक जाएगा। अगर मास ज़्यादा है, इनर्शिया ज़्यादा है, फ्रिक्शन लग रहा है तो ज़्यादा दूर चल करके रुकेगा। यहाँ पर होता क्या है बेटा कि फ्रिक्शन इसलिए काइनेटिक कम हो जाता है क्योंकि इनर्शिया और मोशन आ गया बॉडी में। बॉडी अब चल रहा है और चलता रहना चाहता है और फ्रिक्शन रोकना चाहता है, तो इनर्शिया की वजह से वो काफ़ी दूर चल के घिसने के बाद रुकता है। लेकिन जो बॉडी ऑलरेडी रुकी हुई है, अब फ्रिक्शन चाहता रुका ही रहे, अब यहाँ पर बॉडी ऑलरेडी रुकी हुई है, तो क्या होता है, और फ्रिक्शन का काम ही यही होता है, ड्यूटी क्या है फ्रिक्शन की, इसे रोक कर रखना। फ्रिक्शन का काम क्या है, इसे रोक कर रखना। तो क्या होता है, जब आप बॉडी को पुल करेंगे तो क्योंकि बॉडी में मास है, देयर इज सम इनर्शिया, तो इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो बॉडी को रुके रखना चाहता है। तो बॉडी को रुका हुआ बॉडी को चलाने के लिए जब आप फोर्स लगाते हो तो स्पीड बढ़ेगी 0 से, तो क्योंकि रुका हुआ है, इनर्शिया उसका चलने से अपोज कर रहा है, ऊपर से फ्रिक्शन भी लग रहा है जो कि खुद चाहता है कि रुका रहे। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमें लगता है फ्रिक्शन का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। जब कोई बॉडी चल रही होती है तो फ्रिक्शन की वजह से जब वो रुक रही होती है तो हमें लगता है फ्रिक्शन कम लग रहा है क्योंकि वो चल रही है, तो हमें लगता है इनर्शिया जो है वो उसको चलाना चाहता है और फ्रिक्शन उसे रोकना चाहता है। इनर्शिया की वजह से एक्सेलेरेशन होता है और वो चलता रहता है, जाके कुछ दूर जाके रुकता है। तो हम बोलते हैं यार फ्रिक्शन है लेकिन वो इनर्शिया के अपोज में लग रहा है, या इनर्शिया इसके साथ में नहीं है, सपोर्ट में नहीं है, तो इसलिए बॉडी चलता रहता है, कुछ दूर जाके रुकता है। तो हमें लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन का इफेक्ट कम लग रहा है। लेकिन जब बॉडी रुकी रहती है तो हम बोलते हैं इनर्शिया जो है वो चाहता है कि बॉडी ना चले, और फ्रिक्शन भी चाहता है ना चले। तो क्या होता है, हम बोलते हैं उसका जो मास है, बॉडी का जो मास है वो फ्रिक्शन के सपोर्ट में रहता है। फ्रिक्शन बोलता है चलने नहीं देंगे, और मास जो बोलता है वो चलने में विरोध पैदा करता है, एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस कराता है। A/F/m के अनुसार इनर्शिया जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा उसको और कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराना चाहेगा। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली वी कैन से कि इनर्शिया इसमें फ्रिक्शन के साथ मिलकर के काम कर रहा है। तो हमें देखने में लगता है कि यार स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। थोड़ा फील हुआ, हल्का सा फील हुआ। जब चल रहा होता है तो इनर्शिया क्या करता है, फ्रिक्शन के साथ में रहता है कि अपोज में रहता है, अपोज में।
इनर्शिया जैसे मास है, मास बोलता हम चल रहे तो चलते रहना चाहिए। तो हैवी मास अगर चल गया, अब आप फील करो कोई हैवी मास है, चलता हुआ कोई भारी ट्रक है और वो बहुत तेज चल रहा था और बिल्कुल सपाट मैदान है बिल्कुल और सख्त है, सॉलिड सरफेस है और बहुत तेज चल रहा था, अचानक से वो ब्रेक लगाया आपने, सपोज दैट, तो वो घिसता है बिल्कुल, या वो मान लो गिर गया, पलट गया और वो बिल्कुल फिसल रहा है, तो फ्रिक्शन अचानक से उसको नहीं रोक पा रहा है क्योंकि इतना भारी इनर्शिया वो अपने मोशन को बना के रखना चाहता है। इतना भारी इनर्शिया है कि एक्सेलेरेशन को बना के रखना चाह रहा है, मतलब मोशन को बना के रखना चाह रहा है, इसलिए वहां पर फ्रिक्शन का इफेक्ट हमें लगता है कम है। लेकिन वही चीज अगर भारी ट्रक पलट करके और रुक गई, अब फिर खींच के दिखा तो लगेगा फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। उसका रीजन क्या है बेटा? इनर्शिया। इनर्शिया रेस्ट में है, रुका हुआ, तो इनर्शिया बोलता है रुके रहना है, वो फ्रिक्शन के साथ काम करता है। और मोशन में फ्रिक्शन और इनर्शिया एक दूसरे के अपोजिट लगता है। नहीं आ रहा समझ में? तो बस यहाँ पर स्टार मार के ये लाइन लिख लीजिए, जो मैं बोलना लिख लीजिए। काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन. It is because it is due to the inertia. It is due to the inertia. It is due to the inertia. अच्छा बेटा, अब सुनिएगा ध्यान से, यहां तक बात समझ में आ गई? अब यहां पर एक टर्म डिफाइंड होता है, बोला गया सिर्फ इंट्रोडक्टरी है, रोलिंग फ्रिक्शन। एक टर्म आता है रोलिंग फ्रिक्शन। देखो बेटा, ऐसे समझो, जब बहुत पुराना एंशिएंट टाइम चले जाओ, जब पहिए की खोज नहीं हुई थी, तो वहाँ पर घोड़ा या गधे से सामान ढुलाया जाता था, तो उसमें जो कार्ट होता था, ट्रॉली, उसको घिसा जाता था ज़मीन के ऊपर, रगड़ा जाता था, तो उसमें घोड़ा थोड़ी दूर जाके थक जाता था। लेकिन जब वही पहिए का निर्माण हुआ, आविष्कार हुआ पहिए का, तो क्या हुआ, पहिए से सामान को एक जगह से दूसरे ले जाना बहुत इजी पड़ा, क्योंकि जब कोई चीज़ रोल करती है तो वहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन लगती है। ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में सिक्का है और मैं इस फ्लोर पर अगर ऐसे रोल कराऊं, तो ये रोल करता हुआ काफ़ी दूर तक जाएगा, अच्छा खासा दूर रोल करके चला जाएगा। वही अगर मैं धक्का दे के घिस दूँ, फिसलता हुआ जाए, तो कुछ ही दूर, रोलिंग के रिस्पेक्ट में कम ही दूर जाके रुकेगा। एक्चुअली जब कोई बॉडी रोल करता है तो वहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन लगता है। और ये इंट्रोडक्टरी है बेटा। इंट्रोडक्टरी का मतलब वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर नासा। लोग नासा के लिए तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे भाई, हम लोग उसके लिए पढ़ रहे कि भाई हम अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल लें। उसके बाद मैंने वादा किया हुआ है, वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा बेटा, जो मैं प्रॉमिस कर देता हूँ फिर कभी नहीं तोड़ता हूँ। आप अपने कॉलेज के हॉस्टल रूम में रोलिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला ढूंढ रहे हो या पढ़ रहे हो, मैं बोलने नहीं आऊँगा, टोकने भी नहीं आऊँगा। क्या बात कर रहे हैं, मैं आपके कमरे में झाँकने तक नहीं आऊँगा। अब क्या बात कर रहे हैं? अगर कभी मिलना भी हो तो कॉलेज में मिल लेंगे, आपके हॉस्टल में नहीं जाऊँगा मैं, मेरा बहुत नाक वाले हैं थोड़ा, समझ गए? खैर, तो यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमें केवल रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो केवल और केवल इंट्रोडक्टरी पढ़नी है ना। आप ये सुन लीजिए, ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। रोलिंग फ्रिक्शन इज द स्मॉलेस्ट फ्रिक्शन। इन सभी फ्रिक्शन में, जितने प्रकार के फ्रिक्शन आपने अभी तक सुना है, उन सभी में अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन आए कि कौन सबसे छोटा फ्रिक्शन होता है, तो आपका जवाब सीधा सीधा आना चाहिए रोलिंग फ्रिक्शन। जब पहिया रोल करने लगा तो लोगों को बहुत आसान हो गई इधर से उधर ले जाने में, घिस करके ले जाने में बहुत मेहनत पड़ती थी और थकान ज़्यादा हो जाती थी। तो पता ये चला कि अच्छा, जब पहिया रोल करता है तो इसमें रोलिंग फ्रिक्शन लगता है। और अब ये कन्फ्यूज़न, यहाँ से अब कन्फ्यूज़न के कई सारे रास्ते खुलते हैं। जैसे, अच्छा सर तो समझ में आ गया, जो तुम साइकिल चलाते हो उसमें रोलिंग फ्रिक्शन लगता होगा। तो ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बोलेंगे अच्छा, हम पैडल मारे तो रोल तो करता है भैया, तो रोलिंग फ्रिक्शन लगनी चाहिए, है ना भाई? ऐसा कुछ दिमाग में आता है। कन्फ्यूजन के कई रास्ते हैं भाई, कई रास्ते, ब्रांचेज खुलते हैं। यहाँ कन्फ्यूजन, यहाँ कन्फ्यूजन, यहाँ कन्फ्यूजन, बहुत ही कन्फ्यूजन। एक एक करके मेरे वर्डिंग्स को सुनते जाना, क्योंकि ये शब्द मिलेंगे नहीं दोबारा सुनने को। फ्रिक्शन के केस ऐसा नहीं कि अब गोला छोड़ रहे हो क्या? गोला छोड़ रहे हो कि कल से तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनाई देगी? मैं गोला नहीं छोड़ रहा हूँ, ये बात मैं दोबारा नहीं बोलूँगा,
ये बोलने का मतलब है मेरा। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि दरअसल क्या होता है, आप आराम से सुनिएगा मेरी बात। जैसे साइकिल का पहिया रोल करता है तो कोई बोलेंगे सर वहाँ रोल करता है तो रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा। बेटा दरअसल क्या होता है, वहाँ पर साइकिल को पैडल से जब हम कनेक्ट करते हैं पीछे वाले पहिए को, तो ये वाला जो पोर्शन है वो पीछे की ओर फिसलना चाहता है। पैडल जब आप ताकत लगाते हैं तो ये ऐसे घूमने के चक्कर में ये टायर फिसलना चाहता है, तो ये फ्रिक्शन लग रहा है। ये फ्रिक्शन रोलिंग नहीं है बल्कि एक प्रकार का स्टैटिक फ्रिक्शन है। ध्यान रखिएगा स्टैटिक है, क्योंकि इसमें एक्चुअली में पहिया रोल मतलब फिसल नहीं रहा होता है, फिसलने की केवल चेष्टा करता है। जब आप चलते हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि मेरे पाँव पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, नहीं, मेरे पाँव पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। मैं चल रहा हूँ, रनिंग मैन है, कोई आदमी दौड़ रहा है, अरे दौड़ रहा है मोशन में, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा? नहीं बेटा, मेरे पे लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि जिस पैर को मैंने जमीन पर रखा वो रेस्ट में है, दूसरा पाँव हवा में ऐसे करके आगे बढ़ रहा है। तो जैसे ही मैं जमीन पर पाँव रखता हूँ तो वो पाँव रेस्ट में है और केवल पीछे फिसलने की टेंडेंसी होती है। तो वहाँ पर मेरे जूतों पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो आगे लगेगा। मेरी बॉडी पर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, केवल मेरे जूते के तलवे में लग रहा है, नीचे फ्रिक्शन वहाँ लग रहा है और वो स्टैटिक लग रहा है क्योंकि वो फिसलने की चेष्टा करता है बस। तो बहुत सारे बच्चे थ्योरेटिकल सवाल में गड़बड़ कर देते हैं। दौड़ता हुआ आदमी अच्छा दौड़ रहा मोशन में तो काइनेटिक हो गया भाई, काइनेटिक हो गया, इतना बढ़िया शानदार सर ने पढ़ाया। जब मून वॉक करेंगे ना तब होता है, मून वॉक करेंगे तब होता है, क्योंकि जूतों के सोल को घीस रहे होते हैं, हाँ तब लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। जब हम दौड़ रहे होते हैं, चल रहे होते हैं तो उस समय नहीं लगता है। पाँव अगर फिसल गया तो काइनेटिक है, पाँव अगर फिसल गया तो काइनेटिक है, और जब तक नहीं फिसला तो स्टैटिक है। बात समझ में आ रही है? उसी तरह यहाँ पर भी है, यहाँ स्टैटिक लगता है, पहिया रोल कर रहा है, स्टैटिक लगता है। अब आप बोलेंगे सर ठीक है चलो यहाँ स्टैटिक लगता है, रोलिंग कब लगता है? हाँ रोलिंग कब लगता है अब सुनो। अच्छा एक बात बताओ, सिक्का है मेरे हाथ में है, ठीक है, खाने के बाद यही होता है, खाने के बाद आप बैठो उसके बाद बड़ी प्यारी सी मीठी नींद आती है, बढ़िया है। खैर अभी बायोलॉजी चल रही थी तो आंखें बाहर निकल जाती, अरे सर आज खून पढ़ा रहे हो, मज़ा आ गया, आज आप कान पढ़ा रहे हो, मज़ा आ गया। अरे भाई साहब दोनों आंखें ने बाहर निकल जाती है ना, जो काले वाले होते बाहर निकले रहती है, वाह मज़ा आ गया। अब फिजिक्स में तो ना बंद हो जाती, ये जो ढक्कन है ना बंद हो जाता है। अरे यार क्या देख रहे हैं, लाहौल वाला कुब्बत, कुछ अच्छा दिखाते, क्या दिखा रहे हो? खैर देखो बेटा, देखो 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 है, सुनो, मैं टाइम हो गया, अभी तो हम बोल ही रहे थे। अच्छा रोलिंग बोल दूं? ये लो बोल देता हूँ, मेरे हाथ में सिक्का है तो बोल रहा हूँ, मैंने रुका नहीं, मैं अपने आप को रुका नहीं। सुनो मेरे हाथ में सिक्का है, अब एक काम करते हैं, सिक्के को नहीं सख्त सरफेस, जो ये सरफेस है फ्लोर सॉलिड सरफेस है, इस पे रोल कराते हैं, काफ़ी दूर जाके जाएगा, गिरेगा। और ये सिक्के को गद्दे पे रोल कराते हैं, गद्दा ज़्यादा दूर जाके ज़्यादा दूर जाएगा, सिक्का वही उतनी वेलोसिटी से मैं रोल करा रहा हूँ, ऐसे छोड़ा, फिर गद्दे पे कम ही दूर जाके रुक गया और यहाँ अच्छा खासा दूर चला। क्यों भाई? तो बोलते हैं गद्दा का सरफेस फ्लेक्सिबल है, जहाँ सिक्का रहता है वहाँ पर गद्दा थोड़ा सा धंस जाता है, थोड़ा सा धंसने की वजह से ये जब ऐसे होता बेटा तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये सॉलिड सरफेस ना होकर के जब आप सिक्का यहाँ रखते हैं तो गद्दा थोड़ा सा धंस जाता, हो सकता है हमें दिखाई भी ना दे कि गद्दा धंसा होगा, लेकिन गद्दा धंस जाता है, तो नॉर्मल रिएक्शन बेटा आगे शिफ्ट हो जाता है। नॉर्मल रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाता है? जैसे मैं वही बोलूँ, साइकिल चला रहे हो ना, बड़ा बढ़िया है, चला लेते हो, अब रेत पर चला के दिखाओ, तो रेत पे चला पाओगे? जहाँ पहिया आया रेत में धंस जाएगा, धंसेगा। अब वो धंसेगा तो रोल करना, रोटेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, नॉर्मल उसको रोटेट नहीं होने देगा, पैडल ऐसे लगाओगे तो रोटेट नहीं होने देगा। दैट इज द रोलिंग फ्रिक्शन, दैट इज द रोलिंग। आ रहा समझ में? सरफेस अगर सॉलिड है तो, अब इंट्रोडक्टरी पढ़ना, मैं बार बार बोला, पढ़ाने से पहले बोला कि सर इसका कोई फॉर्मूला वगैरह, तो नो फॉर्मूला, न्यूमेरिकल कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, गारंटी। आप देख लेना फ्रिक्शन में एक भी सवाल
ये नहीं आएगा कि कैलकुलेट द रोलिंग फ्रिक्शन, कभी नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको स्टैटिक में लिमिटिंग वैल्यू सॉल्व करने को आएगा, स्टैटिक सॉल्व करने को आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन सॉल्व करने को आएगा, कभी रोलिंग नहीं सॉल्व करने को आएगा कि न्यूमेरिकली रोलिंग सॉल्व करो। बोलो बात समझ में आ रही है? रोलिंग फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है? हार्डनेस ऑफ द सरफेस। सरफेस अगर हार्ड है तो रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम, और सरफेस अगर सॉफ्ट है तो रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा, वहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, रोलिंग फ्रिक्शन काउंटेबल होगा। बात समझ में आया? चलो इसके आगे कल करते हैं।